नमस्कार, एमपी न्यूज के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव का माहौल अब धीरे धीरे शबाब पर चढ़ रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश की सांवेर विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर तमाम बड़े सियासी चेहरों की निगाहें इनायत हैं। किस तरह से इस सीट को लेकर कवायदें चल रही हैं और एक ऐसा राजनीतिक चेहरा जो कि इसी सांवेर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुका है, विधानसभा में सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी के कमल का नेतृत्व भी कर रहा है। बिल्कुल ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेश सोनकर जी की, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में इसी विधानसभा से वो विधायक भी रह चुके हैं। जाहिर सी बात है, राजनीति में बड़ा अनुभव भी है और अब एक बड़ा दायित्व और एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी और संगठन ने उनके कंधों पर सौंपी है। उनसे सीधी बात करेंगे, उनके दिल की बात जानेंगे और सांवेर की चुनावी तस्वीर को उकेरने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सोनकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर राजेश सोनकर अपने सरल सहज स्वभाव और जनता के बीच में सदैव उपलब्ध रहने वाली छवि के कारण भी जाने पहचाने जाते हैं। कहा जाता है कि वो कहते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें न केवल पूरे जिले का जिम्मा सौंपा है बल्कि उस सीट का जिम्मा भी उनके कंधों पर ही सौंपा है, जिस सीट के लिए बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं और राज्यसभा से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। सोनकर साहब, सबसे पहले जब आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया तब से ये चर्चाएं तेज थीं कि डॉक्टर राजेश सोनकर जी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले कहा जा रहा था कि राजेश सोनकर ही चुनाव का चेहरा होंगे, लेकिन जो तस्वीरें बदली, जो तमाम समीकरण बदले, तो आपको संगठन का मुखिया बनाकर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैसे निर्वहन कर रहे हैं इसका? मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में इतनी महत्वपूर्ण जवाबदारी देना एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए, निश्चित ही पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने कहीं ना कहीं मेरे को काम करते हुए जो देखा, मेरी कार्यशैली काम करने की जो क्षमता है, उसके कारण आकलनवश उन्हें ऐसा लगा होगा कि इस समय चूँकि पार्टी ने एक नया बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये भी लिया है कि संगठन में युवा को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। अगर मंडल अध्यक्षों की भी हम बात करें तो 35 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में युवा रहता तो मंडल की में बताइए क्या है, वहीं 50 साल से 51-52 साल तक के एज ग्रुप के साथियों को जिला और नगर की जवाबदारी दी है। युवा मोर्चा से लेकर अभी तक का जितना राजनीतिक सफर रहा है, जितना हमने काम किया है, तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जहाँ हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता की कार्यशैली, उसकी कार्य क्षमता के ऊपर बहुत मॉनिटरी ऑब्जर्वेशन होता है वो। और मुझे लगता है कि शायद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नज़र में मैं कहीं सफल हुआ हूँगा इस बात के लिए कि इसलिए मुझे जवाबदारी दी है। सांवेर को आपकी कर्मभूमि भी कहा जाता है। अब उसी कर्मभूमि में जहाँ से आप विधायक हैं, अब आपको जो है आपके एक ज़माने में प्रतिद्वंदी रहे उन्हें ही जिताना है। ये ज़िंदगी में कितना मुश्किल एक ऐसा पल होता है या ऐसी जो परिस्थितियाँ बनती हैं, क्या आपने कभी सपने में कल्पना भी की थी कि ऐसे भी स्थितियाँ बनेंगी, परिस्थितियाँ बनेंगी और जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाएगी? देखिए, अब जीवन इसी का नाम है और ये तो ईश्वरीय चक्र है, योग है, संयोग है, सही बात है। और रही बात जहाँ तक आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी के चुनाव जिताने की, तो मैं समझता हूँ वो एक सेकेंडरी चीज़ है। हम जिस विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, हम सब उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पहला ये हो जाता है, परिस्थिति कुछ भी हो, किसी भी हाल में विचार पीछे नहीं आना चाहिए। पार्टी हारती है, संगठन हारता है, तो कहीं ना कहीं विचार पीछे आता है। तो अभी तो हम सबका एकमात्र यही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी सांवेर से चुनाव जीते। आगामी जो 28 उपचुनाव हैं, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत के आए। सिर्फ इसी लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, हर वरिष्ठ कार्यकर्ता इस लक्ष्य को पूरा करने में लगा हुआ है। तुलसीराम सिलावट जी इसके पहले चूँकि अलग विचारधारा को लेकर काम कर रहे थे, हम अलग विचारधारा को लेकर काम कर रहे थे और वहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और मतभेद होना स्वाभाविक था। अब भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ में आकर वो काम कर रहे हैं, तो अब हमारी सबकी विचारधारा भी एक है, तो निश्चित ही वो प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीते, सिलावट जी चुनाव जीत कर आए। ये एकमात्र हम सभी लोगों का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी कटिबद्ध।
डॉक्टर सोनकर साहब, एक सवाल मेरे जहन में था। जनता ये सोचती है कि चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाए। आपको क्या लगता है सांवेर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें उपचुनाव के हालात पैदा हुए। अब सांवेर की जनता इस बात पर नज़र बनाए हुए कि किस मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, किस मुद्दे के आधार पर आप लोगों के बीच जा रहे हैं। और चूंकि ये तो वही विधानसभा है जिसे आपकी कर्मभूमि भी माना जाता है, तो आपकी नज़र में क्या लगता है जनता को क्या सौगातें और किन मुद्दों के आधार पर आप उपस्थिति देंगे? देखिए, अभी अगर बात हम मुद्दे की करें तो मैं समझता अभी तो सबसे बड़ा एक मुद्दा वो है जनता का आक्रोश। 15 साल तक माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में काम करते हुए जनता ने देखा। 15 वर्ष पहले का मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, हर व्यक्ति जानता है, आप ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को जानते हैं। एक बीमारू राज्य के रूप में मध्य प्रदेश की पूरे देश में एक पहचान थी। उस पहचान को बदल के आदरणीय शिवराज सिंह जी ने एक विकसित प्रदेश की दौड़ में सबसे आगे ला के मध्य प्रदेश को खड़ा किया। 15 साल से जो विकास का रथ जितनी तेज़ी से चल रहा था, 15 महीने पहले हुए चुनाव में कांग्रेस ने जो वचन पत्र के माध्यम से वादे किए थे, मध्य प्रदेश की जनता को जो प्रलोभन दिया था, और वादा खिलाफी जो फिर 15 महीने की उनकी सरकार में हुई, जनता ने तो उन पर विश्वास किया, लेकिन वो एक भी वादों पर खरे नहीं उतरे। 15 महीने में किसान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसने अपने आप को छला हुआ महसूस नहीं किया हो, अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं किया हो। आज वो सब एक आक्रोश के रूप में मैं देख रहा हूँ लोगों के मन में है जो बात है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इस चुनाव की तारीख घोषित हो और हमको मतदान केंद्र पर जाके वोट डालने का, हमारा उंगली का वो करने का अवसर मिले। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो आक्रोश है लोगों के मन में, जनता के मन में, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बटन दबाएंगे। सोनकर साहब, लेकिन यहाँ पर कमलनाथ जी अभी पिछले दिनों आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो भाषण दिया, किसानों की कर्ज माफ़ी उन्होंने फिर याद दिलाई, सांवेर को लेकर उन्होंने बार बार अपने सरकार के किए गए कामों को गिनाया। और मुद्दे की बात करें तो कांग्रेस बार बार कह रही है कि आपके पास जो प्रत्याशी हैं, जो कि वर्तमान में मंत्री भी हैं, वो गद्दार हैं, कांग्रेस पार्टी से उन्होंने गद्दारी की है। क्या लगता है ये मुद्दा विकास के मुद्दे पर हावी तो नहीं हो जाएगा? आपको क्या आकलन है आपका अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग कांग्रेस इस समय कर रही है, आदरणीय कमलनाथ जी कह रहे हैं, एक कहावत है कि एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ इंगित होती है। गद्दारी वाला अगर विषय हम बात करें तो सबसे पहला तो कमलनाथ जी खुद उस घेरे में आते हैं। कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र की बात की थी, वचन पत्र पूरा झूठ का पुलिंदा बनकर साबित हुआ। गद्दारी तो उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ में की है। जो वादा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी करके गए थे, 10 दिन में हम कर्ज माफ़ी करेंगे, अन्यथा मुख्यमंत्री को बदल देंगे। मुख्यमंत्री बदलने का साहस राहुल गांधी जी का तो नहीं हुआ, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और उनके साथ के 22 विधायकों ने राहुल गांधी जी का वचन पूरा कर दिया। और उसी की प्रतीक्षा मध्य प्रदेश की सर्व जनता कर रही थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जो अभी बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर उन्होंने एक वादा भी अपना पूरा किया होता तो शायद कमलनाथ जी के लिए और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सुखद होता। बात आप सांवेर के उनकी रैली की बात कर रहे हैं कि सांवेर में आना हुआ, मुझे भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मेरे को बड़ी आशा थी कि शायद आज कमलनाथ जी जब सांवेर आ रहे हैं तो 15 महीने में कोई ना कोई एक ऐसी सौगात उन्होंने सांवेर को दी होगी, शायद उसका तो जिक्र करेंगे कि हमने 15 महीने में जो कर्ज माफ़ी की बात की थी, सांवेर के किसी एक किसान का नाम आज मंच से सुनने को मिल जाए कि हमने फला किसान का 2 लाख रुपये का कर्ज माफ़ किया, लेकिन निरस्ता हुई। बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमको वो सुनने को नहीं मिला। जो बहनों से उन्होंने वादा किया था कि हम समूल उनका पैसा स्वयं सहायता समूह की बहनों का माफ़ करेंगे, तो हमें ऐसी आशा लग रही थी कि शायद एक आध समूल उनका पैसा जो उन्होंने माफ़ किया होगा 15 महीने में, शायद किसी का नाम सुनने को मिलेगा, शायद कोई एक आध भाग्यशाली युवा का नाम सुनने को मिले जिसको 4000 रुपये उन्होंने बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया हो, जो वादा चुनाव में किया था। शायद किसी एक आध गांव में उन्होंने गौशाला खोली हो, उसका नाम सुनने को मिल जाए कि हमने सांवेर विधानसभा में एक गौशाला खोली जो 15 महीने पहले उन्होंने हमसे वादा किया था। शायद एक आध बेटी का नाम ले देते हैं जिन बेटियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपये दहेज के रूप में देने का इन्होंने वादा किया था।
लेकिन उन बेटी का भी नाम सुनने को नहीं मिला। बहुत दुख हुआ। एक विकास के नाम पे अगर कम से कम कमलनाथ जी एक सड़क का नाम बता देते। जब मैं सांवेर में विधायक था, हमने 5 वर्ष में 124 नई सड़कें, पुल और पुलिया स्वीकृत करवाए थे, जो जिसमें से काफ़ी कुछ बन के तैयार हो गई, काफ़ी का लोकार्पण हो गया, काफ़ी के काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। 124 में 5 साल में मतलब 1 वर्ष में 25। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे। अगर एक सड़क भी उन्होंने सांवेर विधानसभा में इन 15 महीने में स्वीकृत की होती, एक भी पुल या पुलिया उन्होंने स्वीकृत की होती और मंच से उसका नाम बता के जाते कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी ने सांवेर विधानसभा को एक भी सड़क सौगात के रूप में दिया, तो मैं समझता हूँ हमको बहुत प्रसन्नता होती। सांवेर की जनता को प्रसन्नता होती, जामर के मतदाताओं को प्रसन्नता होती। लेकिन निरस्ता हाथ लगी। सभी को इस बात का दुख है कि उन्होंने कहीं पर भी ना कोई विकास की बात करी, ना अपने वादों की बात की। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरी सरकार गिरा दी, 15 महीनों में ही जो है सरकार को चलने नहीं दिया, लोकतंत्र की हत्या करी। उनके इस आरोप को किस तरह से लेते हैं? इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? आपने बेटियों से झूठे वादे किए, उनको पूरा नहीं किया। आपने बहनों से झूठे वादे किए, उनको पूरा नहीं किया। आपने युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करा। आपने अन्नदाता किसानों को के साथ में छल किया, उनके साथ में कपट किया। आपने तो गौ माता को भी नहीं छोड़ा। गौ माता की आपने जो बात की थी गौशाला बनाने की, वो नहीं किया। आपने बुजुर्ग महिला को नहीं छोड़ा, युवाओं को नहीं छोड़ा, गौ माता को नहीं छोड़ा। तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? ये पाप ही तो था आपका, जो आपको भुगतना पड़ा। भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो आपकी सरकार गिराई नहीं। सरकार आपके अपने लोगों ने, आपकी पार्टी के नेताओं ने गिराई, और सिर्फ इसलिए गिराई क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने वादे पूरे नहीं कर रहे थे। जब आपके वादों को पूरा करने के लिए आप ही के नेता आपको याद दिला रहे थे, आपसे वादा पूरा करने की बात कर रहे थे, तो आप उनको मिलने का समय भी नहीं देते थे, उनकी बात सुनने का भी उचित नहीं समझते थे। उसी का परिणाम है कि सरकार तो कांग्रेस के नेताओं ने गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने गिराई नहीं। अभी पाप किसने किया ये आप ज़्यादा तय करना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सियासी सूझबूझ भरे जवाब दे रहे हैं डॉक्टर राजेश सोनकर जी, और लगातार कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके तमाम आरोपों के यहाँ पर जो है बेबाकी से जवाब भी दे रहे हैं। डॉक्टर सोनकर साहब, सांवेर में इन दिनों कहा जा रहा है कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी जो है लगातार सक्रिय है, मैदान में है। मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि राम और लक्ष्मण आखिर है कौन? इस समय तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सांवेर चुनाव जीतना है, एक ही लक्ष्य को लेकर काम करना है, और सभी पूरी तन्मयता के साथ में बढ़े, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे वेग के साथ में लगे, पूरी क्षमता के साथ में लगे हैं। सबका एकमात्र लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। हर वरिष्ठ कार्यकर्ता अपनी भूमिका को राम के रूप में निभाने में लगा है। हर युवा कार्यकर्ता लक्ष्मण के रूप में उनके निर्देशों का, उनके आदेशों का पालन करने में लगा है। और मैं समझता हूं कि ये जो आपने राम और लक्ष्मण वाली बात कही है कि तो भारतीय जनता पार्टी का हर प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे काम करने की शैली भी यही है। तो जो जवाबदारी जब होती है तो उसको पूरा करने के लिए सब इसी भाव से लगते हैं जिस भाव से आज लगे हुए हैं। सोनकर साहब, इन दिनों जो है कलश यात्रा जो निकाली जा रही है, नर्मदा मैया के आने के स्वागत में जो सांवेर की जनता है, कहा जाए महिलाएं, नारी समाज जो सड़कों पर निकल रहा है, कोरोना की चुनौती के ऐसे कार्यकाल में, कोरोना काल में इसको लेकर आलोचना भी हो रही है। आपको क्या लगता है इस विषय को लेकर कितनी गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है? आपका व्यक्तिगत मत क्या है? नहीं, ये बात सही है कि कोरोना समय विश्व महामारी के रूप में एक बड़ी आपदा हमारे सामने है, और समाज को इस समय बहुत सारी जो है नियमों का, निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन भी, हमारी सरकार भी समय समय पर निर्देश भी दे रही है। लोगों को अपना जागरूकता के लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमने कई फोरमों पर, कई राजनीतिक कार्यक्रमों में भी, उसके अलावा सामाजिक मंचों पर भी सैनिटाइज़र वितरण का काम किया है, फेस मास्क का काम किया है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इस लोगों की, इसके लिए आग्रह भी किया है। हम लोगों से लगातार निवेदन कर रहे हैं। बात कलश यात्रा की है तो मैं बोलना चाहूँगा कि कलश यात्रा एक ऐसा विषय है जो सांवेर विधानसभा की कई पीढ़ियों ने एक सपना देखा था। माँ नर्मदा हमारे, चूँकि सांवेर विधानसभा लगभग जो है ग्रामीण परिवेश वाली विधानसभा है, कृषि से जुड़ा हुआ पूरा हमारा विधानसभा क्षेत्र है, और कृषि से जुड़े हुए जो हमारे किसान भाई हैं उनका सबका एक ही सपना होता है, सड़क, बिजली और पानी।
बिजली आज 24 घंटे हमारे को मिल रही है, खेतों के लिए 10 घंटे बिजली मिल रही है। एक बहुत बड़ा काम माननीय शिवराज सिंह जी ने उनका पूरा किया। सड़कें आप देख रहे हैं सांवेर विधानसभा के हर छोटे छोटे गाँव जो बड़ी सड़कों से जुड़ गए हैं, सड़कों का काम लगभग हमने सांवेर विधानसभा में पूरा किया है। दूसरी बात, जब पानी की थी, पानी का एक जो सपना था कि हर गांव तक पानी पहुंचे और मां नर्मदा को लिफ्ट करके छिपरा नदी के, छिपरा और नर्मदा के माध्यम से सांवेर के लगभग 90% गाँव में, मैं तो समझता हूँ कि अब 100% गाँव होगा, क्योंकि गंभीर नर्मदा के माध्यम से 44 गाँव में नर्मदा गंभीर के माध्यम से हमने पानी भेजा है। अमृत प्रोजेक्ट के माध्यम से सांवेर विधानसभा के शहरी क्षेत्र में नर्मदा जी का पहुँचाने का काम हमने किया है। 179 गाँव में अभी हम नर्मदा छिपरा के माध्यम से गांव-गांव तक पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हर गांव में, हर खेत में, हर घरों तक पीने का पानी भी होगा और खेती के लिए पानी भी होगा। तो ये एक बड़ा विषय था। इसको लेकर लोगों में, आम जनता में उत्साह था। उसी बात का संदेश हमने लोगों के बीच में पहुंचाया कि मां नर्मदा हमारे घर आंगन तक आ रही है, हमारे खेतों तक आ रही है, हमारे गांव चौपाल डगर तक आ रही है। इसका संदेश लेकर जब हमने प्रतीकात्मक रूप से कलश यात्रा निकालने की वहाँ पर बात करी, तो स्वाभाविक उसका उत्साह उतना ज़बरदस्त हमको रिएक्शन के रूप में मिला कि लोगों में, बुज़ुर्गों में, महिलाओं में, बच्चों में जो प्रसन्नता थी, उसके कारण कई जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का हमने लगातार लोगों से आग्रह भी किया कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, लेकिन संख्या अधिक हुई उसमें। तब भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास ये रहा कि हम उसमें फेस मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह के साथ में लोगों को उसमें सहयोग करें। और ये एक बहुत खुशी और उत्साह का सुनकर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी था कि जब आप तुलसी का वितरण करते हैं तो कांग्रेस शिवलिंग का वितरण करती है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई प्रतियोगिता चल रही है लगातार सांवेर विधानसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस अभी वर्तमान में जिस दौर से गुजर रही है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का कोई भी नेता हो, चाहे राहुल गांधी जी से लेकर स्थानीय नेता हमारे जो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं वहाँ तक की हम बात करें, तो मैं समझता हूँ कि सबकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। ये आज के दौर में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उसकी नकल करना है। नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। अगर हमने तुलसी का पौधा बांटा तो उसके पीछे हमारा एक लॉजिक था। कोरोना काल है, समाज की रक्षा करने की आवश्यकता है और तुलसी का एक इतना गुणकारी पौधा होता है। तुलसी का पौधा अगर हम घरों तक पहुंचाएंगे, तुलसी घरों में होगी, लोग उसका सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव के लिए हमने तुलसी का पौधा घर घर पहुँचाया। कांग्रेस को लोग ये नहीं समझ पाए कि हम तुलसी का पौधा क्यों पहुँचा रहे हैं। वो शिव जी लेके पहुँच गए, पहुँचाइए ना, हम क्या मना कर रहे हैं। चाहे शिव तो हमारे आराध्य, हमारे भगवान है, लेकिन शिव घर घर पहुँचाना, इसमें कांग्रेस की क्या उपलब्धि है, क्या लॉजिक है? मुझे नहीं समझ में आया कि आपने क्यों पहुँचाया। भाई, हमने घर पे लड्डू भेजे। लड्डू हमने इसलिए भेजे कि 5 तारीख को वो सपना पूरा हुआ जो बरसों से, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से हर हिंदू का अपना एक सपना था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने। और वो सौभाग्यशाली क्षण था वो, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर राम जन्मभूमि के मंदिर की आधारशिला जिस समय रखी थी, जब सांवेर विधानसभा के हर गाँव में भजन हुए, कीर्तन हुए, सुंदरकांड हुए, पूजन अर्चन करा लोगों ने और खुशियों से घर घर लड्डू बांटे। उस खुशी में, उस उत्साह में शामिल होने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। अब कांग्रेस वहाँ पर प्रसाद लेके पहुंचे। अब तीसरी बात कलश यात्रा की करें तो कितना दुर्भाग्य की बात है। आप सोचिए, जिस खुशी में सांवेर के हर गांव लगभग 250 गांव में हर परिवार की महिला, बुजुर्ग, बच्चे उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। माता बहनें सिर पे कलश में मां नर्मदा गंगा का जल लेकर चल रहे हैं। बुजुर्ग आगे आके रथ नाचते हुए चल रहे हैं। बच्चे उत्साह के साथ में उस यात्रा में चल रहे हैं। उस यात्रा में जहाँ उनको बधाइयाँ देना चाहिए, वहाँ पे प्रेमचंद गुड्डू जी कहते हैं कि इस कलश यात्रा में आने वाले लोगों का श्राद्ध होगा। ये कितना, आप समझिए, कितनी अपमानजनक, कितनी घोर निंदा की बात है। उनकी मानसिक स्थिति इससे समझ में आती है। श्राद्ध किसका होता है? जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो मर जाता है। अब सांवेर विधानसभा की हर गांव में महिला, बच्चे, बुजुर्ग उस कलश यात्रा में निकल रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? उस कलश यात्रा में शामिल होने वाले बच्चों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की मृत्यु हो जाए, वो मर जाएं, मरने के बाद फिर उनका श्राद्ध हो। यही आपकी कल्पना थी? यही आपका सोच है? मतलब इससे ज़्यादा अपमानजनक और इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या हो सकती कि एक जनप्रतिनिधि, आप इतने पुराने नेता हैं, आप इसी सांवेर विधानसभा से पहले विधायक रहे,
आप उज्जैन जैसे लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे, आप फिर प्रत्याशी बनकर इसी सांवेर विधानसभा में चुनाव लड़ने जाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप श्राद्ध करवा रहे हैं लोगों का। और लोगों के श्राद्ध करवाएंगे तो वोट किससे मांगेंगे? तो प्रेमचंद गुड्डू जी को कोई सलाह देंगे, कोई नसीहत आप देना चाहेंगे क्या? मैं तो कहता हूँ देखिए, वहाँ तो पूरा बाड़ा ही बिगड़ा हुआ है। अब आप मैंने कहा ना कि कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप प्रेमचंद गुड्डू जी की बात करें, आप जीतू पटवारी जी की बात करें, आज आप कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं। अब जीतू पटवारी जी पिछले दिन आए, उन्हें कुछ भी नहीं सूझा तो सांवेर की जनता को धमका के चले गए कि ध्यान रखना, प्रेमचंद गुड्डू जी की चक्की बहुत बारीक पिसती है। बारीक पिसती है मतलब चुनाव के बाद आप खुली गुंडागर्दी करेंगे, दादागिरी करेंगे, लोगों के साथ मारपीट करेंगे, लोगों को धमकाएंगे कि लोगों ने उनका साथ क्यों नहीं दिया, उनका वोट नहीं दिया। चक्की बारीक पिसती का मतलब क्या है? सीधा सीधा धमका नहीं है ना कि अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया, हमको वोट नहीं दिया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये जीतू पटवारी जी की स्थिति है। कमलनाथ जी 3 दिन पहले क्या बोल के गए आपके सामने है? अधिकारियों को चेतावनी दी। पर आईजी डीआईजी का नाम लेके बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का नाम लेके बोल रहे हैं कि आपके कपड़े उतार दिए जाएंगे, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आप बताइए, इस समय समाज में कोरोना काल के समय जहाँ कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस प्रशासन का एक कर्मचारी, चाहे वो पुलिस का छोटा सा हेड कांस्टेबल हो, आरक्षक हो, इंस्पेक्टर हो, एसपी हो, आईजी डीआईजी, इतने बड़े अपने प्राणों पर खल के, अपने जीवन की चिंता किए बगैर, अपने परिवार की खुशियों की चिंता किए बगैर वो लोगों की कोरोना से रक्षा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हमने देखा कि हमारे इंदौर ज़िले में, इंदौर के आसपास में कई पुलिस के अधिकारी ने अपने प्राण दे दिए, शहीद हो गए लोग समाज की रक्षा करने के लिए। जहां आपको उनकी पीठ थपथपाना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए, उनके परिवार के साथ में आपको संबल बन के खड़ा होना चाहिए, उस समय में आप उन अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं। तो अधिकारियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में है, ये कहा जा सकता है? निश्चित रूप से जो अधिकारी समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों के, अपने परिवार की खुशियों को निछावर कर रहे हैं, उनके किसी भी प्रकार के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हर पैरामेडिकल स्टाफ का व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, सफाई कर्मचारी हो, हमारे पुलिस के अधिकारी हो, पुलिस के कर्मचारी हो, कोई भी वो व्यक्ति हो जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में इस बीमारी से लड़ने के लिए, समाज की रक्षा के लिए लगा है, उसके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, उसके सम्मान के लिए सदैव खड़ा। आपने जीतू पटवारी की बात की, तो जीतू पटवारी तो कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, ये कुछ ही दिनों के मंत्री बचे हैं और सीधे तौर पर ललकार रहे हैं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को। आपने भी एक बयान दिया था। मैंने कहा ना, मैं मेरे शब्द को बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इस समय कांग्रेस के लोगों की। वो बोलना क्या चाहते हैं, बोल क्या रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये भी इनको समझ में नहीं आ रही है। ये इनके बोखलाहट है, ये उनके शब्दों में जो है ना, ये वो बोखलाहट है जो 15 महीने का उनका जो ये दलाली का जो सफ़र रहा, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के जो हमारे पूरा जो दलाली का एक खुला उद्योग चला रखा था, उन्होंने मंत्रालय में जो जिस प्रकार से खुली दलाली होती थी, पैसों का लेन देन होता था, ऐसा लगता था कि बिल्ली के भाग से, चूँकि उनकी सरकार बनना भी बिल्ली के भाग से छिका टूटने के समान ही थी। और वो छिका जो बिल्ली के भाग से टूटा था वो उनके हाथ से फिर छिना। तो आप कोई चुनौती देना चाहेंगे क्या? क्योंकि अक्सर आपको देखा है हमने कि जब भी कुछ वो बयान देते हैं तो पलटवार डॉक्टर राजेश सोनकर जी करते हैं। मैंने तो पटवारी जी से इस पर जैसे ही उनका बयान आया दूसरे दिन ही मैंने उनका कहा कि आप गलतफहमी में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 40 दिन बाद नहीं रहेगी और तुलसीराम सिलावट जी मंत्री नहीं रहेंगे। और मैंने उनसे उसी समय ये कहा कि 40 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी होगी और आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी मंत्री भी होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है या तुलसीराम सिलावट जी मंत्री नहीं रहते हैं तो राजनीति से मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं जी आपके माध्यम से भी मैं ये बात आज फिर बोल रहा हूँ, अन्यथा जीतू पटवारी जी राजनीति से इस्तीफा दे दें। इस बात को, मेरे इस चैलेंज को अगर वो स्वीकार करें तो मैं तैयार हूँ। चलिए, बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है और डॉक्टर राजेश सोनकर जी ने एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर जीतू पटवारी को दिया है, जो कि कांग्रेस के एक ऐसे तेजतर्रार नेता माने जाते हैं जो लगातार आरोप लगाते हैं। बहरहाल यहाँ पर डॉक्टर राजेश सोनकर की जो सियासी सूझबूझ है वो न केवल यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन किस तरह से उनमें एक आक्रामकता भी है वो भी उनकी यहाँ पर उसकी इस प्रतिभा का भी परिलक्षित यहाँ पर होते हम देख पा रहे हैं। डॉक्टर राजेश सोनकर जी, पहले कहा जाता था कि सोनकर परिवार में ही बहुत सारी गुटबाजी है। सावन सोनकर भी उसी सांवेर क्षेत्र से सक्रिय रहते थे जहाँ से आप विधायक रहे हैं। ऐसे में ये जो परिवार में मनमुटाव था, क्या ये दूर हो गया है और तुलसीराम सिलावट के लिए पूरा परिवार एक हो गया है? नहीं, जहाँ तक सोनकर, राजेश सोनकर की आप बात कर रहे हैं या
सावंत की बात करें, अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग बरसों से काम कर रहे हैं और जब भी पार्टी ने जहाँ जो जवाबदारी थी उस जवाबदारी को पूरा करने में हमेशा लगे हैं। पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं। और आज भी जैसा मैंने कहा कि हर कार्यकर्ता, हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, पार्टी के निर्देशों का पालन करने के लिए, और सबका एक ही लक्ष्य है कि हर हाल में, हर परिस्थिति में, सामने में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, कमल का फूल खिले, बस यही हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए सब लोग एक साथ एक मन से काम करें। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी सांवेर के मंच से कहा था कि ये वो मंच है जहाँ पर दोनों सोनकर बंधु भी एक साथ हैं, सिलावट जी भी साथ हैं, मतलब तमाम लोगों का नाम लिया था। तो ऐसे में क्या माना जाए, ये जो एकजुटता है ये सही मायनों की एकजुटता है? अभी तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप ही ने कहा कि सिलावट जी के लिए काम करते हुए आप राजेश सोनकर को भी देख रहे हैं। हर भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता को आप देख रहे हैं जो कभी आमने सामने एक दूसरे के लिए काम करते थे, कांग्रेस के सामने खड़े होकर, कांग्रेस हमारे सामने, हम कांग्रेस के सामने, अब वो सब हम एक मंच पर एक विचारधारा के साथ में खड़े हैं। तो ये सब परिस्थितियाँ खिचड़ी हो गई है तो पूरी, ऐसा लगता है। बहरहाल यहाँ पर देखिए कितने सादगीपूर्ण अंदाज में जो है बेहद कठिन सवाल का भी जवाब दिया। बहरहाल समझदार को इशारा काफ़ी है और सियासत में कहा जाता है कि कोई भी यहाँ पर सीधे तौर पर पूरी तरह से दुश्मन नहीं होता, पूरी तरह से मित्र नहीं होता। और राजनीति की शायद यही तासीर है कि जनता की सेवा के लिए ही सियासतदार जो हैं लगातार दिन रात 24 घंटे 7 दिन मेहनत करते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों पर भी बात कर लेते हैं। सोनकर साहब, बहुत सारा समय तो आपने दिया। कोरोना काल में भी हमने देखा लगातार आप सक्रिय थे। बाईपास पर गुजरने वाले जो तमाम मजदूर थे लॉकडाउन के दौरान, उनके पैरों में चप्पल पहुंचाना, उन तक भोजन पहुंचाना, कैंप लगाकर उनकी मदद करना, उसमें भी आपने अव्वल स्थान पाया था। किस तरह से ये भावना आपके मन में आई और जब जैसे ही जिला अध्यक्ष के तौर पर आपकी नियुक्ति हुई, सबसे पहले आप बाईपास पहुँच गए? निश्चित ही जब मेरी घोषणा हुई थी, मुझे ये महत्वपूर्ण जवाबदारी जब पार्टी ने, संगठन ने दी थी, वो दौर कोरोना की शुरुआत का दौर था। और उस समय हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हम इस कोरोना जैसी महामारी, जिस बीमारी का सामना कैसे करें, समाज से को उसकी रक्षा करने के लिए उसके बीच में हमारी भूमिका क्या होना चाहिए। और इस बात की मुझे बड़ा प्रसन्नता और गर्व है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता घरों से निकलकर कोरोना में हमारे मजदूर भाई जो अन्य प्रांतों से इस समय इंदौर से होते हुए गुजर रहे थे, उनको जब एक परिवार भाव की आवश्यकता थी, मदद की आवश्यकता थी, जब हमारे हर कार्यकर्ता ने, आप इंदौर ज़िले में मानपुर से लेकर आप देखेंगे छिपरा तक में कई स्थानों पर कैंप लगाकर हमने भोजन की व्यवस्था करी हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से। और जहाँ पर छोटे बच्चों के लिए दूध वगैरह की आवश्यकता थी तो हमने उसकी भी व्यवस्था करी। दवाइयों की आवश्यकता थी बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, तो हमने उनकी आवश्यकता की। कई ऐसे हमारे मजदूर भाई थे जो पैदल यात्रा करने पर मजबूर हुए थे, उनके पैरों में जूते और चप्पल पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। हमने उसके बाद में अपने स्तर पर जहाँ भी व्यक्तिगत अपने खुद के वाहनों से, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमने जो शासन से उपलब्ध करवा गए थे वाहन से उनको बैठाकर उनके घरों तक पहुँचाने का जो काम किया, ये चूँकि मानवीय विषय था, मानवता से जुड़ा हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होता है, हम रचनात्मक और सामाजिक कार्यक्रमों में भी हमेशा सबसे आगे रहना हमारा स्वभाव होता है हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का। और जब इस दौर में हमने जब समाज को जब देखा जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, तो स्वाभाविक था कि हर पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अपनी वो जवाबदारी थी, उसको हम सब पहले दिन से पूरा करने में लग गए थे। मुझे दुख के साथ, चूँकि ये राजनीतिक विषय नहीं आपने जो छेड़ा, मैंने कहा कि ये हमारे अंतर्मन से जुड़ा हुआ, हृदय से जुड़ा हुआ, मानवीयता से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन वही कांग्रेस के लोग कहीं पर भी आपने देखा होगा उस समय पूरे मध्य प्रदेश में और ख़ास करके इंदौर जिले में कहीं एक जगह भी उस समय किसी भी मजदूर भाई का कोरोना से की बीमारी में मदद करते हुए कोई एक कैंप उनका आपको नहीं दिखा होगा, कोई व्यक्ति सड़क पर आकर नहीं उतरा होगा जो आज उनके नाम पर राजनीति करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों में। कांग्रेस से जब आवश्यकता पड़ती है समाज को, तब वो कहीं नज़र नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए हर कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। उसका जीता जागता उदाहरण कमलनाथ जी को भी आपने देखा ही।
अच्छा सोनकर साहब, अभी वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है और जो आंकड़े और जो रफ्तार कोरोना की बढ़ रही है, लगातार संक्रमण फैल रहा है, रोज़ाना जो है 300 से ज़्यादा मरीज निकल कर आ रहे हैं। शहर में अस्पतालों की स्थिति चरमरा गई है, निजी अस्पतालों में भी बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से हमारा जिला जूझ रहा है। क्या लगता है अब राजनीतिक जो है या सियासतदार जो हैं उनको आगे आना होगा? किस तरह से आपको लगता है कोई वैकल्पिक इंतजाम करना होगा? कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में है, कोई जहन में है, जिला अध्यक्ष होने के नाते? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में, गंभीरता के साथ पे इसमें एक एक चीज़ पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। रोज़ मॉनिटरिंग होती है, रोज़ चर्चाएं होती हैं, सुझाव भी लिया जाता है। हम समय समय पे संबंधित अधिकारियों के साथ में भी बैठते हैं और जब भी आवश्यकता पड़ी हमने इस पर पूरा विचार करके एक एक चीज़ पर हमने निर्णय लिया। पिछले दिनों जब आवश्यकता हमको ऐसी लगी थी कि सुपर स्पेशलिटी जैसा हॉस्पिटल हमको उसको तुरंत पूरा चालू करना चाहिए, जो समाज हित में लोगों को आवश्यकता है, तो उसके लिए भी आपने देखा कि उसको हमने बहुत कम समय में उसको चालू करवाया है। इसके अलावा और प्राइवेट हॉस्पिटलों की आवश्यकता महसूस हुई, जिसका हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और वहाँ से हमको स्वीकृति भी मिली। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है तो आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने अन्य प्रदेश की सरकारों से भी चर्चा किया कि हम ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने देंगे। तो मैं समझता हूँ कि हर वो चीज़ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और जहाँ हम लोगों को अपने सुझाव देने की या की आवश्यकता होती है वो भी हम लोग समय समय पर चर्चा करके उसका प्रयास करते रहते हैं। चलिए, बड़ी बात है। इस कोरोना काल के चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच में डॉक्टर राजेश सोनकर जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, वो पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं जनता को कि सरकार दिन रात इंतजामों के लिए जुटी है और आने वाले दिनों में भी इंदौर जिले को सुरक्षित पैमाने तक ले जाने के लिए लगातार सरकार कटिबद्ध भी है। डॉक्टर राजेश सोनकर साहब, बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन एक सवाल मेरे और जहन में था। मुझे लगता है कि बीजेपी में कहा जाता था कि ताई और भाई जो है निर्णय लेते हैं। जब जिला अध्यक्ष आप बने तो कहा गया कि ताई के कोटे से जो है डॉक्टर राजेश सोनकर जी की जिला अध्यक्ष पर ताजपोशी हुई है। ताई का कितना आशीर्वाद सांवेर उपचुनाव में मिल रहा है और कितना मार्गदर्शन अब भी आपको मिलता है उनसे? देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता के काम पे, उसकी कार्यशैली पे, उसकी क्षमता पर बहुत बारीकी से ध्यान भी रखा जाता है। उसको उसका जो है बोले तो मॉनिटरिंग होती है, उसका परिणाम भी सामने आप देख रहे हैं। बात आदरणीय ताई जी की हो या आदरणीय कैलाश जी की हो, ये दोनों ही हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हर कार्यकर्ता को उनका मार्गदर्शन भी मिलता है, उनका स्नेह भी मिलता है। जब आवश्यकता होती है हम उनसे मिलते हैं और उनसे सलाह भी लेते हैं, उनका मार्गदर्शन भी लेते हैं। और दोनों हमारे लिए खुशी की बात है कि दोनों राष्ट्रीय नेता और हमारे इंदौर जिले के हैं, तो हमें तो मतलब आप दोनों से मार्गदर्शन ले रहे हैं। मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है और हर छोटे से छोटे कार्यक्रम हो, हमारा कितना ही बड़ा कार्यक्रम हो, उन पे पूरी तरह से उनका सहयोग हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलता है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ये सवाल बताइए कि बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि डॉक्टर राजेश सोनकर बहुत सरल हैं, जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं, सहज हैं, लेकिन आपको गुस्सा कब आता है? क्योंकि आपको कभी गुस्सा करते हुए देखा नहीं गया। आपकी कर्मभूमि पर भी जो है दूसरे नेता को उतार दिया गया, लेकिन तब भी आपको गुस्सा नहीं आया। तो गुस्सा कब आता है आपको? गुस्सा आता है जब कमलनाथ जी जैसे लोग झूठी बातें करते हैं, जब कमलनाथ जी लोग जैसे लोग कोरोना वायरस जैसी महामारी में जो परिवार अपने संघर्ष कर रहे हैं उनके अपमान करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है उस समय मन जरूर दुखी होता है। लेकिन चूँकि मेरा स्वभाव है, आप जानते हैं कि मैं कभी भी कोई अपने खुद के लिए कभी किसी बात के लिए अग्रेसिव होकर या लड़के कभी बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं सतत काम करने में विश्वास करता हूँ और मैं हर परिस्थिति में बहुत संतुष्ट रहने वाला और पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति हूँ। राजनीति में बड़ा जीत का मंत्र है और कहा भी जाता है कि संतोषप्रद रहने वाला इंसान या संतोषी सदा सुखी कहा जाता है। बहरहाल, जाते जाते डॉक्टर राजेश सोनकर जी मध्य प्रदेश की जनता के लिए, एमपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या खास संदेश देंगे? और सांवेर विधानसभा में बीजेपी का कमल खिलेगा तो क्या अंतर रहेगा, क्या आकलन है आपका? और किस तरह से जनता को भी आश्वस्त करेंगे कि मूल जनता से सरोकार रखने वाली राजनीति पर ही जो है सांवेर का उपचुनाव रहेगा? निश्चित ही मध्य प्रदेश में होने वाले 28 उपचुनाव, क्योंकि अब एक और कुछ दुखी की बात है कि हमारे एक और राजगढ़ ब्यावरा से हमारे जो विधायक थे उनका कोरोना बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हुआ, तो संभवतः 27 के साथ अब 28 विधानसभा चुनाव का सामना मध्य प्रदेश में करना है। और जैसा मैंने कहा कि 15 महीने का जो कार्यकाल कांग्रेस की सरकार का रहा, हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं जो टीस थी, एक दर्द था, उसको अब
बदले के रूप में प्रदेश की जनता देख रही है, उसको निखारने का अवसर है। और उन 28 सीटों में मुझे लगता है कि सांवेर विधानसभा में हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने वाले, बहुत बड़ी जीत जो है सांवेर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की होगी। और चूँकि शिवराज सिंह जी जैसा नेतृत्व है, शिवराज सिंह जी हर व्यक्ति से उनकी जितनी भी योजनाएं, आज ही आपने देखा कि अन्न उत्सव के रूप में हमने खाद्यान्न पर्ची बांटने का जो काम किया, ऐसी जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार जो चलाती है, शिवराज सिंह जी चलाते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई सरकार की योजना है, बल्कि ऐसा लगता है कि अपने परिवार के सुख और दुख का हिस्सा बन के मुख्यमंत्री नहीं, परिवार का मुखिया परिवार के कल्याण के लिए काम कर रहा है। ऐसी योजनाएं जो उनके मन से जो निकलती है, क्योंकि वो भी एक बहुत छोटे से परिवार से आए हैं, किसान परिवार से, छोटे से गाँव से आए हैं। गरीबी जो होती है, गरीबी मजबूरी क्या होती है, दुख क्या होता है, ये उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है, भोगा है। तो ऐसी सब योजनाएं जो उनके मन से आती है, उसका सीधा सीधा लाभ प्रदेश की गरीब जनता को, किसानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को मिलता है। तो वो एक जो विश्वास का जो रिश्ता है, जो मेरे ख्याल से वो बना रहने वाला है। और उसी के कारण बहुत बढ़ चढ़कर आशीर्वाद और स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला। जो शिवराज और महाराज की जो जोड़ी बनी है, क्या ये 1 और 1 11 हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि सांवेर आने वाले हैं बहुत जल्दी। निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक बहुत परिपक्व नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उनके लंबा राजनीतिक जीवन है, उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और दोनों ही नेता मिल के मध्य प्रदेश की सेवा करेंगे, और 1 और 1 11 के रूप में बिल्कुल जी जी, चलिए, कहा जा सकता है कि सियासत में किस तरह से सीधी बात जनता तक पहुंचाई जाए, कैसे जनसेवक की भूमिका निभाई जाए, और किस तरह से आने वाले कल की जो चुनौतियां हैं उससे भी जनता को दूर किया जाए और सफलता जो है उससे छुआ जाए। कुछ ऐसी ही बानगी यहाँ पर डॉक्टर राजेश सोनकर जी के व्यक्तित्व में दिखाई देती है। और लगातार जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों पर उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिए, और विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस को कई करारे जवाब भी पेश किए। उम्मीद है कि सांवेर की जनता अब यहाँ पर एक निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। देखना बहुत लाजमी होगा, दिलचस्प होगा कि आने वाले कल में, पहले हमने कमलनाथ का ट्रेलर तो देख लिया है, अब जब शिवराज और महाराज की फिल्म लॉन्च होगी तो क्या कुछ सियासी सीन सांवेर में नजर आएगा, वो भी देखना बहुत लाजमी होगा। फिलहाल एमपी न्यूज के इस स्पेशल सेगमेंट में इतना ही। आज हमारे साथ एमपी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर जी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हम तक जरूर आपकी प्रतिक्रियाएं पहुंचाइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।